हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टोरीज बाय गरिमा कुशवाहा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपके लिए हर रोज़ अलग अलग और रहस्यमयी कहानियाँ लेकर आती हूँ और कुछ इसी तरह की एक कहानी मैं आज भी आपके लिए लेकर आई हूँ। दोस्तों, मेरी कहानी के पिछले हिस्से में मैंने आपको सुनाया था द मिस्ट्री ऑफ सिल्वर बुलेट्स का दूसरा भाग, और आज मैं आपको उसी कहानी का तीसरा भाग सुनाने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। ये सब आखिर क्या हो रहा है? आखिर ये किस जानवर की आवाज़ है? और आगे इस आवाज़ के साथ इस गांव में भगदड़ क्यों मच गई है? ये कोई आम जानवर नहीं, बहुत खूंखार जानवर है। वैसे मैं एक बात बता दूं, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ, पर मैं अभी तुम्हारे साथ नहीं आ सकता। मैं तुम्हारे घर सुबह पहुँच जाऊँगा। मैं जानता हूँ तुम कहाँ रहते हो, पर इस वक्त मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता। और अगर तुम्हें तुम्हारी जान प्यारी है तो मेरे हिसाब से तुम्हें भी यहीं रुक जाना चाहिए। इस वक्त जंगल में जाना खतरे से खाली नहीं है। अगर तुम मेरी सलाह मानना चाहो तो मेरे साथ रह सकते हो, और मुझे इसमें कोई समस्या नहीं है। ओह, पर मुझे समस्या है। माफ़ कीजिएगा, मैं आपकी तरह कायर नहीं हूँ। रात बहुत हो गई है और मैं अपने घर में ही आराम करना पसंद करूँगा। मैं वापस जा रहा हूँ। अगर आप सवेरे तक मेरे घर पहुँच जाएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, वरना ऐसे और भी लोग होंगे जो ये काम करने के लिए तैयार होंगे, मुंह मांगी कीमत पर। फिलहाल के लिए मैं चलता हूँ। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। जेम्स तेज कदमों से चलता हुआ चीड़ की जंगलों से होता हुआ गुजरने लगा। वो जंगल में कुछ ही आगे तक गया था कि तभी अचानक उसे एक तेज गुर्राहट सुनाई पड़ी। उसने अपने आसपास देखा, उसे कुछ भी नजर नहीं आया। ये गुर्राहट बहुत दूर से आ रही थी और फिर भी बहुत तेज थी। वो फिर आगे बढ़ने लगा। तभी उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई कोई बाहरी जानवर तेज कदमों से उसकी तरफ आ रहा हो। उसे ज़मीन में कंपन महसूस हुआ और उसने फिर पीछे मुड़कर देखा। उससे कुछ कुछ ही दूरी पर एक अजीबोगरीब जीव खड़ा था। उसकी ऊंचाई कुछ 7 से 8 फीट रही होगी और देखने से ऐसा साफ महसूस हो रहा था कि जैसे वो जेम्स की तरफ ही घूर रहा हो। जेम्स उसकी तरफ देख के थोड़ा घबरा गया। उसे वाकई में ऐसे जानवर के इस जंगल में होने का अंदाज़ा नहीं था। ये बहुत ही अजीब जीव था जिसके बारे में जेम्स को अभी तक पता भी नहीं था। उस अंधेरे में वो ठीक से देख नहीं पाया कि आखिर वो पूरी तरह किस तरह दिखता है। पर हाँ, उसकी भीमकाय काया देखकर जेम्स डर ज़रूर गया था। और उसी वक्त जेम्स तेज़ कदमों से आगे बढ़ने लगा और कुछ आगे जाके उसने भागना शुरू कर दिया। वो पूरी ताकत से भागता जा रहा था और अब वो जानवर उसका पीछा कर रहा था। जेम्स के चेहरे पर पसीने की बूंदें आ गई थी। भले ही मौसम ठंडा था, पर फिर भी वो बेहद घबरा रहा था। वो अपनी पूरी ताकत से भागे जा रहा था। उसकी सांसें फूल रही थी। वो आगे भागता ही जा रहा था कि तभी अचानक उसके पीछे उसे एक गोली की आवाज़ आई, जैसे किसी ने एक गन शॉट चलाई हो। और फिर उसने पीछे मुड़कर देखा। वहाँ एक आदमी था। उसने अपने सर पर हैट पहन रखी थी और उसके हाथों में एक शॉटगन थी। और उसी के साथ उसने दोबारा एक निशाना साधा और गोली दबा दी। और उसी के साथ एक तेज़ चीख और एक गुर्राहट पूरे जंगल में फैल गई, जिसकी आवाज़ सुनकर तमाम पशु पक्षी उड़कर भाग गए। भाग जाओ लड़के, यही वक्त है तुम्हारे पास, भाग जाओ जल्दी। जेम्स ने सिर्फ ये शब्द सुने। शब्द को बोलने वाला चेहरा उसे ठीक से नज़र नहीं आया और वो उसी वक्त तेज़ कदमों से पूरी ताकत के साथ जंगल से भाग गया। और फिर तब तक भागता रहा जब तक कि वो अपने घर के कुछ करीब नहीं पहुंच गया। घर के कुछ करीब पहुंचने के बाद उसने चैन की सांस ली और उसके बाद सामान्य कदमों से चलते हुए अपने घर तक पहुंच गया और घर के अंदर आ गया। वो बहुत थक चुका था, उसकी सांसें चढ़ गई थी। वो लगातार भागता रहा था। वो भागते हुए अपने घर में घुसा। बाहर बारिश
फिर से शुरू हो गई थी। घर के अंदर कुछ हद तक अंधेरा था। ऐसा लग रहा था कि जैकब ने आज कैंडल्स नहीं जलाए थे घर में। जेम्स ने ही ढूंढकर कुछ कैंडल्स जलाए और उसके बाद एक कैंडल वो अपने हाथ में लेकर वो अपने कमरे की तरफ गया और अपने कमरे में जाकर बैठ गया। अपने कमरे में जाने के बाद उसने फ़ौरन वो कैंडल खिड़की के पास रखा और अपने भीगे हुए कपड़े बदले और उन भीगे हुए कपड़ों को बदलने के बाद वो कुछ देर उसी टेबल पर बैठ गया। इस वक्त रात घनी हो चुकी थी। रात के 2 बज रहे थे। इस वक्त ना उसे नींद ही आ रही थी और ना लेटने का ही मन कर रहा था, भले ही वो थक गया था। पर आज दिन भर की सारी घटनाओं ने उसे हिला रखा था। उसने अपनी डायरी में ये सब दर्ज करने का फैसला लिया और उसने अपनी डायरी उठाई। तभी अचानक उसकी नज़र खिड़की पर पड़ी। खिड़की के बाहर उसने किसी को देखा। एक परछाई, एक जलती हुई लालटेन अपने हाथ में पकड़े घर की तरफ ही बढ़ी आ रही थी। जब वो कुछ पास आ गया तो जेम्स ने गौर से देखा। वो और कोई नहीं, जैकब था। वो घर के बाहर इतनी रात गए क्या करने गया? जेम्स के मन में फौरन ये सवाल उभरा, पर जेम्स उस वक्त खामोश बना रहा। जेम्स ने कुछ देर बैठकर डायरी लिखी और उसके बाद वो वापस अपने कमरे में अपने बिस्तर पर जाकर सो गया और अगली सुबह उसकी आंखें जल्दी ही खुल गईं। वो जब उठा तब भी हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। आसमान में बहुत गहरे बादल लगे हुए थे। पूरी तरह से अंधेरा छाया हुआ था और मौसम और भी सर्द हो गया था। वो उठा और उसने अपने कपड़े बदले। उसके हाथ ठंडे हो रहे थे। उसने फ़ौरन बाहर जाकर फायरप्लेस में थोड़ी देर आग जला ली और उसके सामने बैठा रहा। कुछ देर बाद उसके घर के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। जैकब भी उस वक्त घर ही पर था। जेम्स ने फ़ौरन फुर्ती के साथ जाकर दरवाज़ा खोल दिया, इससे पहले कि जैकब दरवाजे तक पहुंचता। जेम्स ने दरवाज़ा खोला और दरवाजे पर वही इंसान था जिससे जेम्स कल रात मिलकर आया था। जेम्स ने उससे कहा कि वो घर से बाहर ही रहे। आप घर से बाहर ही रहिए। हमें जो काम करना है वो यहाँ नहीं, कहीं और है। तो फिर चलिए। ऐसा कहते हुए जेम्स ने फ़ौरन अपना ओवरकोट पहना और वो दोनों घर से दूर वापस उसी मॉर्चुरी के रास्ते पर निकल पड़े। घर से दूर उसी सेमेट्री के रास्ते पर चल पड़े। वो अलग थलग सेमेट्री जहाँ पर ओलिवर के अंकल को दफनाया गया था। जेम्स और उसका वो साथी क्लेवर, वो दोनों बहुत ही जल्द सेमेट्री तक पहुंच गए। जेम्स ने वो बक्सा अभी तक बाहर निकलवा कर वैसा ही छोड़ा हुआ था। यहाँ आइए, और यहाँ पर इस कॉफिन में ही वो लाश है जिसकी आपको शिनाख्त करनी है और जिसके बारे में आपको पता लगाना है कि आखिर इन्हें क्या हुआ था। ओह वेल, ये तो मेरा रोज़ का काम है। और ज़रा संभाल के, इसकी हालत थोड़ी ख़राब है। मैंने ख़राब से ख़राब हालत वाली लाशें देखी हैं, इसलिए चिंता मत करो। इतना कहते हुए डॉक्टर क्लेवर ने कॉफिन का बॉक्स खोल दिया। एक बार फिर से एक ज़ोरदार दुर्गंध का भपका उठा, पर डॉक्टर क्लेवर को इन चीज़ों की आदत हो चुकी थी। वहीं जेम्स कुछ दूर जाकर खड़ा हो गया। डॉक्टर क्लेवर ने लाश को देखने के बाद जेम्स की तरफ मुखातिब होते हुए कहा, वेल, ये तो अच्छा है कि मैंने जो सोचा था वो नहीं हुआ। मेरा मतलब कि इन्हें गोली लगी है। उस शैतान ने इन्हें नहीं मारा, इन्हें गोली लगी है। हाँ, अब मतलब कि किसी ने इनका मर्डर किया। हाँ, ऐसा कह सकते हो कि किसी ने इनका मर्डर किया। वैसे मुझे लगता है कि बुलेट्स अभी भी इनकी बॉडी में ही हैं, और अगर तुम चाहो तो मैं बुलेट्स निकाल सकता हूँ। हाँ, क्यों नहीं। हम उनसे पता लगा सकते हैं। मेरा मतलब कि एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये काम किसने किया होगा। हमें बुलेट्स देखकर पता चल जाएगा कि वो किस तरह की
बंदूक से चलाई गई हैं। हाँ ज़रूर। कुछ देर बाद डॉक्टर क्लेवर ने सारी बुलेट्स निकाल दी। ये लो। ये तो वाह, मैंने इस चीज़ के बारे में नहीं सोचा था। मुझे इसका अंदाज़ा नहीं था। किस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था आपको? ये देखो, इन्हें टोटल 3 बुलेट्स लगी हैं। ओह माय गॉड, इसका मतलब कि इन्हें मरने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा होगा। हाँ, ऐसा कह सकते हो। ये सभी शॉटगन की बुलेट्स हैं। हाँ, मैं देख सकता हूँ। ये काफ़ी बड़ी हैं। हाँ, पर इसमें ऐसा क्या अजीब है जिसे देखकर आपने... तुम खुद ही थोड़ा गौर से देखो। अब ये... मुझे इनमें कुछ अजीब नज़र नहीं आ रहा। इनका... हाँ, एक मिनट। इनका मटेरियल, मेरा मतलब इनका मेटल कुछ अलग है। ये बुलेट्स सिल्वर की बनी है। सिल्वर बुलेट्स? हाँ। और आखिर कोई सिल्वर की बुलेट से मेरे अंकल को क्यों मारेगा? पर हाँ, इससे एक बात तो पता चलती है। क्या? गोली चलाने वाला ज़रूर कोई अमीर इंसान रहा होगा। क्यों डॉक्टर, आपको भी ऐसा ही लगता है? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे नहीं लगता कि आपके अंकल का मर्डर हुआ है। और मुझे ये भी नहीं लगता कि बंदूक चलाने वाला कोई अमीर इंसान रहा होगा। आप शहर से आए हैं, आपको शायद पता ना हो कि सिल्वर बुलेट्स का यहाँ क्या मतलब होता है। क्या मतलब होता है? सिल्वर बुलेट्स यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ उस शैतान को मारने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। किस शैतान को मारने के लिए? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वही शैतान जो रोज़ रात में लोगों को मारने पर आमादा हो जाता है। कल रात आपने जिसकी चीख जंगल में सुनी थी। क्या मतलब है आपका? मेरी बातों का मतलब बहुत गहरा है मिस्टर, आप समझ नहीं पाएंगे। आप शहर से आए हैं और गांव की और इस जगह की पेचीदा बातें आपकी समझ से परे निकलेंगी। फिलहाल के लिए आपने मुझे जिस काम के लिए बुलाया था वो काम मैंने कर दिया है। अगर भविष्य में आपको मेरी मदद की ज़रूरत पड़े तो मुझे ज़रूर याद कीजिएगा। फिलहाल के लिए मुझे मेरे पैसे दे दीजिए और मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ठीक है। चीज़ें सुलझने की बजाय और ज़्यादा उलझती जा रही थी। कई चीज़ें जो जेम्स की समझ से परे जा रही थी। आखिर उसके अंकल को किसी ने सिल्वर बुलेट से क्यों मारा और इस गांव के शैतान का क्या राज है? लोग आखिर उससे इतना क्यों डरते हैं? और कल रात उसने जिस चीज़ को देखा वो आखिर क्या थी? और रात के वक्त आखिर जैकब जंगल के रास्ते क्या करने गया था? ये सभी सवाल चीज़ों को और भी पेचीदा बनाते जा रहे थे। जेम्स अपने घर वापस चला गया। पूरे दिन अपने कमरे में ही रहा और इस बारे में सोचता रहा। उसे समझ नहीं आया कि आगे क्या किया जाए। शाम के वक्त अचानक उसके दिमाग में एक विचार आया। उसने सोचा गांव के कबीले के लोगों से इस बारे में पूछना चाहिए कि आखिर गांव में ऐसे कितने लोग हैं जो सिल्वर बुलेट्स का इस्तेमाल करते हैं, और इससे उसे कातिल का कोई ना कोई सुराग ज़रूर मिलेगा। और ऐसा सोचते हुए वो फ़ौरन गांव के कबीले की तरफ चला गया और उसे वहां पहुंचने में काफ़ी वक्त लगा। मौसम अब काफ़ी हद तक साफ था। वो कबीले तक पहुंच गया। उसने वहां जाकर वापस उसी जगह का रुख किया जहां कुछ लोग एक मंडली सी बनाकर बैठे हुए थे। वहां पर अभी भी कुछ लोग बैठे हुए थे। आग अभी भी जली हुई थी, पर अभी यहाँ वृद्ध लोगों की संख्या कम थी। कुछ नई उम्र के लोग वहाँ बैठे हुए थे। जेम्स ने वहाँ जाकर उनमें से एक इंसान को बुलाकर उससे बात करने की कोशिश की। हेलो, मेरा नाम जेम्स है। मैं यहाँ उस हवेली से आया हूँ। शायद तुम मुझे जानते ना हो।
मुझे तुमसे बस एक बात पूछनी है। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि आखिर इस गांव में इस गांव में कितने लोग हैं जो चांदी की गोलियां इस्तेमाल करते हैं? ओह, चांदी की गोलियां। वो सिर्फ कुछ खास किस्म के शिकारी ही इस्तेमाल करते हैं। क्या आपको भी चांदी की गोलियां चाहिए? अगर आपको चांदी की गोलियां चाहिए तो यहाँ पर आपको कोई भी बना कर दे देगा। हमारा यही पेशा है। हम चीज़ें बहुत खूबसूरत बनाते हैं। लकड़ी का सामान, लोहे का सामान, चांदी की गोलियां। वो शिकारी गोलियां हमसे ही बनवा कर ले जाते हैं। ओह अच्छा, फिर तो आप ऐसे कई शिकारियों को जानते होंगे। फिलहाल के लिए इस गांव में ऐसे 2 ही शिकारी हैं, पर उनसे मिलना आसान नहीं। वो रात के वक्त ही अपने काम पर निकल जाते हैं। अगर आप उन्हें मिलना चाहते हैं तो आपको यहाँ सुबह आना होगा। अच्छा, अगर तुम मुझसे उन्हें मिलवा सको तो तुम्हारी बहुत मदद होगी। ज़रूर, मैं मिलवा दूंगा। ठीक है, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। इतना कहते हुए जेम्स वहाँ से वापस चला गया। इस बार वो खाली हाथ नहीं था, उसके पास कुछ तो सुराग था ही। वो वापस तेज़ कदमों से चलता हुआ अपने घर लौटने लगा और रात होते होते वो घर वापस आ गया। आज भी उसे घर वापस आते आते काफ़ी वक्त हो चुका था। अंधेरा ढल चुका था और रात के 1 बज रहे थे। घर वापस आने पर उसे घर का फिर से वही हाल मिला। घर में अंधेरा फैला हुआ था और चारों तरफ मोमबत्तियां बुझ चुकी थीं और जैकब कल की तरह फिर से गायब था। जेम्स को समझ नहीं आया कि आखिर वो रात के वक्त कहाँ चला जाता है, और इसी बात की पूछताछ करने के लिए वो आज अपने कमरे में ना जाकर नीचे ही बैठा रहा। उसी तरह अंधेरे में वो एक सोफे पर बैठा हुआ था, दरवाजे की तरफ पीठ किए हुए। कुछ देर बाद घर का दरवाज़ा खुला और जैकब घर के अंदर आया। उसने अपने हाथ में एक लालटेन पकड़ रखी थी जिससे रोशनी से उसका चेहरा दिख रहा था और कमरे में कुछ रोशनी नज़र आ रही थी। घर में अंधेरा फैला हुआ था और हड़बड़ी में जैकब ने जेम्स को नहीं देखा। जब जैकब अपने कमरे की तरफ जाने लगा तभी पीछे से जेम्स ने उसे आवाज़ दी, जैकब। जी हाँ। तुम इतनी रात गए कहाँ गए थे जैकब? और इतनी रात में तुम कहाँ से लौट रहे हो? मैं अपने कुछ व्यक्तिगत कामों से बाहर गया था और आपको कोई हक नहीं बनता कि आप मुझसे इस तरह बैठकर पूछताछ करें। ओह हाँ, मुझे हक बनता है। रात के इस वक्त आखिर तुम मेरे घर को अकेला छोड़कर कहाँ चले जाते हो, और वो भी रात के इस वक्त? ऐसा कौन सा काम है जो रात के इसी वक्त होता है? ये बताना आपको ज़रूरी नहीं। क्यों ज़रूरी नहीं है? वैसे अगर मैं आपसे पूछूं तो आप भी तो इस वक्त, रात के वक्त घर से गायब थे। आप कहाँ गए थे मुझे बताएंगे? मैं सिर्फ अपना एक काम कर रहा हूँ मेरे दोस्त के लिए, और उसको ढूंढने के लिए जो हो पाएगा मैं करूँगा। फिलहाल के लिए तुम बताओ कि तुम इतनी रात गए कहाँ गए थे। तो दोस्तों, इसी के साथ ख़त्म होती है मेरी आज की कहानी। उम्मीद है मेरी आज की कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। मेरी इस वीडियो का अगला भाग देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल स्टोरीज बाय गरिमा कुशवाहा को। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इस कहानी का अगला और आखिरी भाग मैं आपको कल सुनाऊंगी। थैंक यू।